25 अगस्त 2022 की सुबह मुंबई के अंधेरी में रहने वाली 15 साल की वंशिता राठौर रोज की तरह स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है, लेकिन अगले दिन यानी 26 अगस्त को उसकी लाश नायगांव रेलवे स्टेशन के पास एक बड़े से सूटकेस में पड़ी हुई मिलती है। उसका शरीर कंबल में लपेटा हुआ था और उस पर चाकुओं के गहरे वार के निशान थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वंशिता की इस हालत का जिम्मेदार कौन था। यही जानने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मुंबई पुलिस की 10 टीमें इस केस में लगाई जाती हैं और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम भी इसे सुलझाने में मदद करने लगती है। इस पूरे मामले को सुलझाने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग जाता है। पुलिस 500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तब जाकर कहीं कातिल का सुराग हाथ लगता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत रोज की तरह वंशिता के स्कूल जाने से होती है। आमतौर पर वह स्कूल से शाम तक वापस लौट आती थी, लेकिन 25 अगस्त को वह देर शाम तक घर नहीं पहुंचती। जब उसके घर वाले उसे कॉल करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर परिवार वाले उसके कुछ दोस्तों को कॉल करके उससे जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वंशिता उस दिन स्कूल गई ही नहीं थी। ये बात सुनते ही घर वाले और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। खुद के स्तर पर काफी कोशिशें करने के बाद भी जब वंशिता का कोई पता नहीं चलता तो घर वाले अंधेरी पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अगले दिन यानी 26 अगस्त को दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस को पास ही के नायगांव रेलवे स्टेशन के ट्रैक के पास एक लावारिस बैग पड़े होने की सूचना मिलती है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब बैग खुलवाया जाता है तो उसके अंदर कंबल में लिपटी एक लड़की की लाश मिलती है। शव पर गहरे जख्म के निशान थे। साथ ही उस बैग में एक स्कूल यूनिफॉर्म भी रखा हुआ था। यूनिफॉर्म देखकर पुलिस को अंदेशा होता है कि शायद ये लाश वंशिता की हो सकती है। स्कूल यूनिफॉर्म की मदद से महज 1 घंटे के अंदर पुलिस ये कंफर्म कर लेती है कि ये शव किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की वंशिता का है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस परिवार वालों को शव की पहचान के लिए बुलाती है और फिर ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि ये लाश वंशिता की ही है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उसकी ये हालत किसने की। सवाल तो सीधा था, लेकिन इसका जवाब कितना पेचीदा होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शुरुआत में इस केस की जांच लोकल पुलिस ही करती है, मगर शुरुआती 1-2 दिन में कोई खास सुराग नहीं मिलता। इसके बाद इस मामले को सुलझाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें लगा दी जाती हैं। सबसे पहले आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। जिस रास्ते से वंशिता आमतौर पर स्कूल जाया करती थी, वहां के सीसीटीवी फुटेज में वह जरूर दिखाई देती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाकर वह स्कूल की ओर मुड़ने के बजाय किसी दूसरी दिशा में जाती नजर आती है। फिर कुछ देर बाद की फुटेज में वंशिता 2 लड़कों के साथ दिखती है। सीसीटीवी में इन दोनों लड़कों के साथ वंशिता का दिखना पुलिस के लिए इस केस का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होता है। पुलिस तुरंत इन लड़कों की पहचान की कोशिश करती है और फिर पता चलता है कि दोनों ही लड़के अपने अपने घरों से लापता हैं। अब पुलिस को शक हो जाता है कि इन दोनों लड़कों का वंशिता के केस से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। इसके बाद पुलिस इन लड़कों की लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आते हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। शक गहराने लगता है कि ये लड़के शायद शहर छोड़कर कहीं भाग न गए हों। इसलिए पुलिस अब पास के रेलवे स्टेशनों पर जाकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने का काम शुरू कर देती है। मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशनों के हजारों कैमरे चेक करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस इस दिशा में लगातार काम करना शुरू कर देती है। वंशिता के साथ शुरुआती समय में सीसीटीवी फुटेज में दिखे दोनों लड़कों की पहली तस्वीर विरार रेलवे स्टेशन पर लगे एक कैमरे में कैद हो जाती है। कमाल की बात यह थी कि 2 घंटे बाद ये दोनों फिर से उसी स्टेशन पर दिखाई देते हैं। इसके बाद वे जोधपुर एक्सप्रेस में बैठते हुए भी दिखाई देते हैं। पुलिस इस लीड को फॉलो करते हुए जयपुर तक पहुंचती है और वहां भी सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है। जांच में पता चलता है कि ये दोनों लड़के जयपुर से जोधपुर और फिर वहां से अजमेर जाते हैं। आगे की जांच से यह भी पता चलता है कि अजमेर के बाद दोनों वैष्णो देवी की तरफ चले जाते हैं। इन सब के बीच कई दिन बीत जाते हैं और पुलिस और सस्पेक्ट्स के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहता है। जब पुलिस वैष्णो देवी पहुंचकर दोनों लड़कों की एक्टिविटी ट्रैक करती है तो उन्हें पता चलता है कि अब ये लोग वहां से पोखरन गुजरात की ओर चले गए हैं। गुजरात पहुंचने के बाद मुंबई पुलिस अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की मदद लेती है। अहमदाबाद पुलिस की मदद से यह भी पता चलता है कि दोनों लड़के पोखरण से पालनपुर नाम की जगह की तरफ बढ़ गए हैं। इस बीच पुलिस अहमदाबाद से अजमेर तक 500 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच कर चुकी थी।
इन फुटेज में एक बात कॉमन थी कि दोनों लड़कों के पास वंशिता का स्कूल बैग मौजूद था। जब दोनों सस्पेक्ट्स पालनपुर पहुंचते हैं तो गुजरात पुलिस लोकल इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट कर देती है और लगातार उन्हें इन दोनों की तस्वीरें भेजकर हर जानकारी देने के लिए कहती है। जल्द ही पुलिस को एक टिप भी मिलती है कि 2 सस्पेक्ट्स में से एक पालनपुर गांव के अपने ही रिश्तेदार के घर देखा गया है। इस गुप्त सूचना के आधार पर उस रिश्तेदार के घर छापेमारी की जाती है, मगर हमेशा की तरह पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों सस्पेक्ट्स वहां से गायब हो चुके होते हैं। हालांकि कुछ ही समय बाद फिर से अपने एजेंट से पुलिस को जानकारी मिलती है कि दोनों पास ही के एक लॉज में रुके हुए हैं। इस सूचना के आधार पर रात के 1 बजे पालनपुर के ही एक लॉज में स्थानीय पुलिस स्टेशन की टीम छापेमारी करती है और फाइनल रूप से इन दोनों सस्पेक्ट्स को वंशिता की हत्या के 1 हफ्ते बाद धर दबोच लिया जाता है। मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को भी दे दी जाती है और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों सस्पेक्ट्स को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए सस्पेक्ट्स की पहचान 21 साल के संतोष मकवाना और 21 साल के विशाल अंबाने के तौर पर होती है। दोनों ही लड़के स्कूल ड्रॉप आउट थे और छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। मुंबई पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। इस दौरान दोनों ही आरोपी हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक संतोष और वंशिता आपस में दोस्त थे। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और कुछ दिनों की बातचीत के बाद मिलना जुलना भी शुरू हो गया था। खुलासे के मुताबिक 25 अगस्त 2022 को भी संतोष ने हमेशा की तरह वंशिता को मिलने बुलाया। स्कूल के बहाने वंशिता घर से निकलती है, लेकिन वो सीधे संतोष के साथ चली जाती है। रास्ते में संतोष का दोस्त विशाल भी उनसे मिल जाता है और ये तीनों विशाल के घर चले आते हैं। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक संतोष और वंशिता कई घंटे साथ रहते हैं और तब तक सब कुछ सामान्य चलता है। मगर जब वंशिता जाने लगती है तो वो संतोष से कहती है कि भविष्य में वो अब उससे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। पुलिस को दिए गए बयान में संतोष के खुलासे के मुताबिक वंशिता के मना करने के कारण दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। ये विवाद कुछ ही मिनटों में इतना गहरा हो जाता है कि कमरे में संतोष का दोस्त विशाल भी आ जाता है। संतोष पास खड़े अपने दोस्त को इशारा करता है और वंशिता पर चाकू से हमला करने का आदेश देता है। आदेश मिलते ही विशाल वंशिता के पेट पर कई बार चाकू मारता है ताकि वंशिता भाग न जाए और जोर से चिल्लाए ना। संतोष उसका मुंह बंद करके उसे पकड़ कर रखता है। इतने नहीं, अगले ही पल संतोष विशाल के हाथ से चाकू लेकर खुद वंशिता पर हमला करना शुरू कर देता है और ये हमले तब तक जारी रहते हैं जब तक कि वंशिता की सांसें थम नहीं जाती। जब वंशिता मर जाती है तो विशाल और संतोष मिलकर पहले उसका स्कूल ड्रेस बदल देते हैं और विशाल की शर्ट पैंट उसे पहनाते हैं। इसके बाद कमरे में रखे कंबल में वंशिता के शरीर को अच्छे से लपेटकर एक बड़े ट्रैवल बैग में रख देते हैं। लाश को बैग में छिपाने के बाद दोनों घर के बाहर आते हैं और पास के ही एक ऑटो रिक्शा को भाड़े पर बुलाते हैं। फिर बैग को ऑटो पर रखकर वे विले पार्ले रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ से दोनों बैग के साथ विरार स्लो ट्रेन में चढ़ते हैं और आगे नायगांव स्टेशन पर उतरने से ठीक पहले 5:30 बजे स्टेशन के पास झाड़ियों के बीच एक ब्रिज के नीचे उस बैग को फेंक देते हैं। इसके बाद दोनों वसई के लिए दूसरी ट्रेन पकड़कर चले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक वसई पहुंचने के बाद दोनों नई जीन्स और शर्ट खरीदते हैं, पास के सैलून में बाल कटवाते हैं और नए लुक के साथ वसई से विरार लौट आते हैं। इस तरह एक जगह से दूसरी जगह वे लगातार सफर करते रहते हैं और आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ ही जाते हैं। इन खुलासों के बाद पुलिस उनकी निशानदेही के आधार पर पालनपुर से ही एक घर में छापेमारी करके उनका मोबाइल भी बरामद कर लेती है। इसके अलावा वंशिता का ड्रेस, स्कूल बैग आदि भी वहां से मिलता है। अब साफ हो चुका था कि वंशिता की हत्या उसके दोस्त संतोष ने अपने और दोस्त विशाल के साथ मिलकर की थी। मगर इस हत्या का मोटिव क्या था? इस सवाल का जवाब देते हुए पुलिस खुलासा करती है कि संतोष और वंशिता की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और इसके बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया था। इस बात का पता वंशिता के परिवार को भी चल गया था। फिर एक दिन परिवार वाले वंशिता को संतोष से दूर रहने के लिए कहते हैं। कथित तौर पर वंशिता के परिवार के कुछ सदस्य संतोष के साथ हाथापाई भी करते हैं। इस बेइज्जती और दुर्व्यवहार से संतोष का ईगो हर्ट हो जाता है और वो बदला लेने का फैसला करता है। इसके लिए वो अपने दोस्त विशाल को भी शामिल कर लेता है। चूंकि संतोष ने बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए वो वंशिता को किसी तरह अपने जाल में फंसाए रखता है और विशाल के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग में लग जाता है।
इसके लिए उन्हें पैसों की भी जरूरत थी। इसलिए संतोष एक दिन मौका पाकर अपनी मां का गोल्ड का मंगलसूत्र 2 लाख रुपए में पास के ज्वेलरी शॉप पर बेच देता है। चूंकि ये मंगलसूत्र चोरी का था, इसलिए ये डील एक दलाल के जरिए करवाई जाती है और दलाल को कुछ कमीशन भी दिया जाता है। बाकी बचे पैसों में से वो कुछ पैसा विशाल को चाकू और जरूरी सामान खरीदने के लिए देता है। आगे प्लान के मुताबिक संतोष वंशिता को मिलने बुलाता है, कुछ समय साथ बिताता है और फिर बहाने से झगड़ा शुरू करता है। इसी झगड़े के दौरान संतोष के इशारे पर विशाल वंशिता पर चाकू से हमला कर देता है। घायल वंशिता अंततः संतोष अपने हाथों से मौत के घाट उतार देता है। संतोष बताता है कि उसने इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ यह हत्या इस भरोसे पर की कि वो पुलिस को चकमा दे सके। इसके पीछे उसका आइडिया क्राइम पेट्रोल जैसी सीरीज देखकर आया था, जिससे उसे ये समझ आया कि अपराध कैसे किया जाए और फिर उससे बचा कैसे जाए। उसने विशाल को भी ये भरोसा दिलाया कि पुलिस को चकमा दे पाना संभव है और एक बार सब शांत हो जाने पर वे वापस मुंबई आकर नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। मगर पुलिस की अथक मेहनत के चलते संतोष की सारी योजना धरी रह गई और उसका जुर्म सामने आ गया। संतोष और विशाल दोनों पर हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।